So hello guys, so today we are doing NISM series 19C, which is for the Alternative Investment Manager NISM course. आज इसमें हम लोग देखने वाले चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक का फुल डिटेल, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंफॉर्मेशन एफिशिएंसी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, कैपिटल मार्केट थियरी एंड द CAPM, which is not very much important, but but एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से कुछ MCQs आते हैं, सो जिससे इजी है, बट कुछ चीज़ें ध्यान में रखना पड़ता है, तब जाके ये हमारा क्लियर हो सकता है. सो लेट्स गो टू. सो हियर इज़ द वेटेज. सो इसका टोटल वेटेज है 5%, 8%, 5, 8, 10. सो इट्स अराउंड 10, 10, 20, 28 प्लस C मीन्स अराउंड 35% पोर्शन इसमें कवर हो रहा है. सो इट्स बेसिकली इम्पोर्टेंट चैप्टर, बट इतना नहीं है कि ज़्यादा टाइम देना है, बट या वन टाइम रीड इज़ इनफ. सो नाउ कम टू द इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप. इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप ये एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है कि मतलब व्हाट इज़ द इन्वेस्टमेंट एंड हाउ इट डिफ्रेंशिएट विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड हम लोग क्यों अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हैं, एंड वाई द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का नीड है एक्सेप्ट H1 इज़ AIF इज़ द अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट बेट. तो हम लोग म्यूचुअल फंड से क्या डिफरेंट है वो सब पढ़ने वाले, या नॉर्मल सेविंग FD से क्या डिफरेंट है वो सब पढ़ने वाले. So basically the first thing is what is investment. So investment is nothing but whatever the money you have, okay, whatever the money you have means from your savings, means whatever you earn, और उससे भी जो भी तुमने सेव किया, जो भी पैसा तुम्हारे पास अभी है, उस पैसे से तुम कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो टू अर्न द रिटर्न. मतलब तुमको वो पैसा तुम इन्वेस्ट कर रहे हो क्योंकि तुमको कुछ रिटर्न अर्न करना है, तुमको आइडल नहीं रखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर भी तुम कुछ तो भी कमा रहे हो, मतलब 10,000 सपोज पर डे का तुमने कमाया, तो आज तुमने आउट ऑफ 10,000 तुमने 5,000 सोच लिया कि अरे ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट होगा, दिस 5,000 इज़ योर इन्वेस्टमेंट. और जो 5,000 तुमने बैंक में रखा है कि मुझे कभी भी यूज़ हो सकता है, मतलब मेरे बच्चे के स्कूल फीस भरना है, या मुझे शॉपिंग करना है, या मुझे बैंक में ऐसे ही रखना है इमरजेंसी के लिए, तो वो भी तुम्हारा सेविंग है बट नॉट इन्वेस्टमेंट, बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग द सेविंग इन एनी व्हीकल कि आगे जाके तुमको उसमें से कुछ रिटर्न मिले. ओके, सेम एग्जांपल यहाँ पर दिया है. देन नेक्स्ट वन इज़ द एसेट, द फाइनेंशियल एंड रियल. व्हाट डज यू मीन द फाइनेंशियल एंड द रियल? तो फाइनेंशियल एसेट इज़ नथिंग बट द ऑल द एसेट्स विच इज़ traded in the financial market, and financial market is a part of the capital market, means where you can see the shares क्या होता है, bonds क्या होता है, mutual funds क्या होता है, PPF and FDs and all those things. And what is the real asset? Real asset is you can feel, you can touch, so and it is very much illiquid. तो real assets में क्या क्या आता है पहले देख लेते हैं. real assets में आता है गोल्ड, डायमंड, रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये सब तुम देख सकते हो, टच कर सकते हो. टेंजिबल है. और इन्फ्लेशन हेज. व्हाट इज़ द इन्फ्लेशन हेज? इन्फ्लेशन हेज मतलब ये जो भी रियल एसेट्स है, ये इन्फ्लेशन के बेस पे इसका प्राइस मूव होता है मोस्टली. मतलब अगर सपोज आज तुमने एक लैंड परचेस किया, तो ये लैंड का वैल्यू डायरेक्टली मतलब नहीं बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर 20%, 30%, बट या जैसे जैसे अपना टाइम सीरीज़ चलते रहेगा वैसे वैसे ये इन्वेस्टमेंट्स के वैल्यू भी धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे. हाईली इलिक्विड है एंड शॉर्ट स्टोरेज कॉस्ट है. मतलब तुमको ये रखने के लिए, गोल्ड रखने के लिए तुमको लॉकर चाहिए, डायमंड के लिए लॉकर चाहिए, रियल एस्टेट के लिए तुमको उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा घर का. इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तुम कुछ ले रहे हो तो उसका भी तुमको ये लगता है कि टाइम लगता है कि इतने टाइम पीरियड तक तुमको कंप्लीट करना है, एंड उसको कंप्लीट करने के लिए तो तुमको रॉ मटेरियल्स भी लगेंगे, और रॉ मटेरियल्स भी तुमको कहीं ना कहीं स्टोरेज करना होगा. इट इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट नॉर्मल थिंग. स्पेकुलेशन से रिलेटेड एग्जाम में 2 क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली, 1 या 2 क्वेश्चंस कंपलसरीली आते हैं स्पेकुलेशन से रिलेटेड. सो इट्स वेरी इजी. इन्वेस्टमेंट एंड वाज द स्पेकुलेशन. तो स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है? इन्वेस्टमेंट मतलब तुमने पूरा रिसर्च किया है, ठीक है, रिसर्च किया है, पढ़ा है पूरा, उसके बारे में एनालाइज किया है, एंड रिस्क फैक्टर भी तुमने चेक किया है.
मतलब तुमने रिसर्च भी किया, तुमने एनालाइज भी किया, तुमने उसका रिस्क फैक्टर भी चेक किया, तभी जाके उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। बट स्पेकुलेशन क्या है, तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमको कहीं से सुना, जैसे फॉर नाउ डेज टेलीग्राम में थाउजेंड्स ऑफ ग्रुप्स आर देयर, ओके, इंस्टाग्राम में भी कुछ लोग अपने अपने आके बताते कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो, इसमें करो। तो स्पेकुलेशन मतलब तुमने कुछ भी रिसर्च वगैरह तो कुछ नहीं किया, बट तुमने किसी का सुन के डायरेक्टली जाके इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसको बोलते हैं स्पेकुलेशन। एंड इन्वेस्टमेंट मतलब तुमने प्रॉपर रिसर्च किया है। तो जो ये स्पेकुलेशन रहता है मोस्टली इसका इंपॉर्टेंट क्या है कि शॉर्ट टर्म रहता है, ओके, रूमर्स मूवमेंट, रूमर टिप्स, ये सबसे ज़्यादा करके होता है, ओके। सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है ये डिसप्रोपोर्शन। डिसप्रोपोर्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही वर्ड आता है। तो डिसप्रोपोर्शन हाईली रिस्क, मतलब ये डिसप्रोपोर्शन करता है, एंड इन्वेस्टमेंट ये प्रॉपरली रिस्क को एनालाइज करता है एंड उसके प्रोपोर्शनली इन्वेस्ट करता है। तो ये दोनों में एक मेन डिफरेंस है, डिसप्रोपोर्शनली और इसमें प्रॉपर एनालाइज, ओके। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव? So the investment objective is the capital preservation. Capital preservation is very risk averse and short term need. Means the retire parking money there, the T-bill and the month. Okay, very low. Risk level is very low. Why? Because कैपिटल प्रिजर्वेशन मतलब तुमको कुछ तो भी कैपिटल मिला है लाइक दैट, और तुमको उसको कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व करना है, मतलब रिजर्व करना है, और तुमको बाद में उसको यूज़ कर सकते हो, या तो तुमको रिस्क नहीं लेना है। सिर्फ तुमको अचानक से बहुत ज़्यादा पैसा आ गया और तुमको उसको किधर तो भी होल्ड करके रखना है थोड़े टाइम के लिए रिजर्व करके, और तुमको उसमें रिटर्न भी चाहिए। तो इसमें लाइक टी बिल आता है, टी बिल विच इज़ नथिंग बट द ट्रेजरी बिल, ओके, फॉर द 6 मंथ। सो ये रिस्क बहुत कम रहता है एंड ये वन ऑफ द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब तुमने आज इन्वेस्ट कर दिया, तुम बोल रहे हो कि मुझे आगे जाके एप्रिशिएट चाहिए, मतलब उसमें इंक्रीज चाहिए। तो ये बेसिकली बहुत होता है, लॉन्ग टर्म तक होता है मोस्टली, ओके। 35 ईयर्स ऑफ ओल्ड सपोज वन पर्सन इन्वेस्टिंग इक्विटी म्यूचुअल फंड फॉर द रिटायरमेंट। तो ये होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब तुम्हारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट है कैपिटल को इंक्रीज करना। तो ऑब्वियसली देयर इज अ हाई रिस्क, बिकॉज ये पूरे के पूरे इन लोग कहाँ पर डालते हैं, इक्विटी मार्केट में डालते हैं। रेगुलर इनकम मतलब तुमको इन्वेस्ट भी करना है, तुमको हर मंथली, हर क्वार्टरली और हर ईयरली तुमको कुछ तो भी रिटर्न भी चाहिए उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं रेगुलर इनकम, विच इज़ ऑल्सो दिस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्सन लाइक जिसको रिस्क नहीं लेना है बट उसको भाई कुछ चाहिए भी है, बैंक एफडी जितना तो रिटर्न नहीं चाहिए, उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो उन लोग क्या करते हैं कि कुछ हाई यील्ड मतलब जो डिविडेंड, जो कंपनी ज़्यादा करके डिविडेंड देती है वो उसे स्टॉक में डालेंगे, या तो एनसीडी है, ठीक है। ये एनसीडी इज़ नॉन कम्युलेटेड डिवेंचर है, मतलब इसमें तुमको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो इसमें डालेंगे। इसका रिस्क मीडियम है, बिकॉज एनसीडी भी मार्केट मूवमेंट के हिसाब से उसका भी प्राइसिंग वैल्यू, फेयर वैल्यू चेंज होते रहता है। सो नेक्स्ट वन इज़ द टैक्स सेविंग। तो किसी का प्लान है कि टैक्स सेविंग के लिए कोई क्या करते हैं कि ये इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे कि उनका टैक्स सेव होता है, तो देयर इज़ वन ऑप्शन इन द म्यूचुअल फंड की तुम अगर ELSS में इन्वेस्ट कर रहे हो फॉर द 3 ईयर्स, मतलब 3 साल तक तुम पैसे निकाल नहीं सकते, तो तुमको वो 1,50,000 तक का तुमको 80C में डिडक्शन मिलता है इनकम टैक्स में, तो उसके पर्पज़ के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं मीडियम, ओके। सो एग्ज़ाम टिप्स क्या है इसमें? एग्ज़ाम टिप्स ये है कि इसमें एग्ज़ाम में एक वर्ड आता है कैपिटल रिलेशन, कैपिटल रैशनल। सो उसमें आता है ये वन ऑफ द ये कैपिटल रैशनल इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, और उसके अंदर सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो ये चारों ऑप्शन को छोड़ के अगर तुमको कोई और ऑप्शन दिख रहा है तो तुमको सोचना है एंड करना है करेक्ट टिक, बट मोस्टली उन लोग कैपिटल रैशनल ही पूछते हैं, तो ये अगर ऑप्शन आया तो इसको नहीं टिक करना है, ट्रू में। अगर फॉल्स पूछा है तो इसको टिक करना है, ओके। नेक्स्ट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इस CAPM में भी हम लोग पढ़ने वाले, बट यहाँ पर भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पढ़ लेते हैं। सो क्या है? सो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। व्हेन यू गिव द 1,000 टुडे, यू वांट मोर देन 1,000 बैक लेटर, देन 3 रीज़न। क्या 3 रीज़न हो सकता है? पहला, रिस्क फ्री रिटर्न। फर्स्ट इज़ द रिस्क फ्री रिटर्न। व्हाट इज़ द रिस्क फ्री रिटर्न? रिस्क फ्री रिटर्न मतलब कि सपोज तुम्हारा गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स मतलब तुमको पता है कि अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करूंगा तो सपोज मुझे कि 6% ऑफ रिटर्न तो मिलने वाला है, और विच इज़ सिक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट, मतलब वो पैसा तो मुझे मिलने ही वाला है। तो वो पैसा एक ध्यान में रखते हैं कभी भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तुमको अगर कोई आके पूछेगा कि तुम 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करो हमारे कंपनी में,
तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना रहेगा, तो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे? तो फर्स्ट यू विल चेक कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स कितना दे रहा है। अगर गवर्नमेंट बॉन्ड्स तुमको दे रहा है 6%, तो ऑब्वियसली यू हैव वन ऑप्शन कि अगर मैं तो बिना रिस्क के पैसे डाल के मुझे 6% का ये तो मिल रहा है रिटर्न, सो मैं इससे अच्छा क्या कर लेता हूँ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में डाल देता हूँ। अगर तुमको किसी और के पास जाना है तो ऑब्वियसली यू विल आस्क मोर देन 6%। ओके, तो ये तुमको एक चीज़ ध्यान में रखना है, रियल रिस्क फ्री रेट कितना क्या चल रहा है। ओके, फिर नॉमिनल रिस्क फ्री रेट विच इज़ इन्फ्लेशन के ऊपर रहता है या इन्फ्लेशन से लिंक रहता है। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर सपोज तुमको गवर्नमेंट बॉन्ड भी दे रही है 6%, बट नेक्स्ट ईयर तुम्हारा इन्फ्लेशन भी हो रहा है 4%, सो ऑब्वियसली तुम ये दोनों को फैक्टर को कंसिडर करके तुम अपने सामने वाले को बोलोगे मुझे मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ये है। ओके, सो विच इज़ योर रियल रिटर्न एंड मल्टीपल ऑफ योर इन्फ्लेशन। मतलब सपोज तुम्हारा रियल रिटर्न 2% है एंड तुम्हारा एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन इज 6%, तो ऑब्वियसली यू विल नॉट आस्क रिक्वायर्ड रिटर्न एज ए 2%, ऑब्वियसली यू आस्क मोर देन 2%। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, इन्फ्लेशन के रेट पे मिला के 8.12% आ रहा है, तो यू विल आस्क द कंपनी की अरे मुझे तो कम से कम 8.12 तो चाहिए, इसके बाद आया तो ठीक है। द थर्ड कंपोनेंट यू विल चेक द रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम मीन्स व्हाट? रिस्क प्रीमियम मीन्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले वो अपना रिस्क प्रीमियम चेक करता है, मतलब वो कितना रिस्क ले रहा है इस इन्वेस्टमेंट में, तो उसके लिए वो कितना रिस्क का प्रीमियम देना पड़ रहा है उसको। तो उस प्रीमियम के बेस पे वो क्या करेगा, सामने वाले कंपनी से, मतलब सपोज कोई हेज फंड कंपनी है, कोई पीएमएस है, तो उन लोग से डिमांड करेगा कि मुझे इतना तो तुम कम से कम दोगे, तो बताओ तो मैं आई विल इंटरेस्ट, मतलब इतना तो तुम गारंटी आई कैन नॉट से गारंटी, बट इतना तो तुम मुझे एश्योरिटी दो, इतना होना चाहिए, अदरवाइज इससे अगर कम हुआ तो आई विल नॉट पे यू द परफॉर्मेंस फीस एंड ऑल दोज थिंग्स। सो ये क्या होता है मोस्टली, एक्स्ट्रा कंपनसेशन अबव द रिस्क फ्री रेट। मतलब सपोज यहाँ पर एग्जांपल है, सपोज जैसे मैंने गवर्नमेंट बॉन्ड्स का बोला 7% है, तो स्टार्टअप कंपनी बॉन्ड्स यील्ड 14%, द रिस्क प्रीमियम बॉन्ड इज 7%, दिस 7% कंपनसेशन इन्वेस्टर टू हाइयर चांस ऑफ द डिफॉल्ट, अनसर्टेनिटी एंड द रीपेमेंट। अगर कोई तुमको आके बोल रहा है कि मैं 16% दे रहा हूँ, ओके, कोई आके बोल रहा है कि मैं तुमको 16% दे रहा हूँ, बट वो 16% ऐसे ही नहीं दे रहा है, क्योंकि रिस्क फ्री तो तुम्हारा 7% ही है। ओके, तो जो बाकी का 9% है विच इज़ योर रिस्क प्रीमियम, बिकॉज 9% का तुम रिस्क ले रहे हो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द टाइप्स ऑफ रिस्क। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो बिजनेस रिस्क मतलब क्या होता है, वेरिएबिलिटी इन द अर्निंग। अगर अर्निंग में कुछ चेंजेस हो गया तो उसमें बिजनेस रिस्क आ सकता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में क्या है, टाटा मोटर्स का वॉलेटाइल है HUF, वॉलेटाइल वाज HUF विच इज़ स्टेबल। ओके, तो FMGC मोस्टली, तो FMGC जितने भी कंपनी है वो तो मोस्टली स्टेबल ही रहते हैं। फॉर लाइक एग्जांपल ITC हो गया, HUL हो गया, इन लोग मोस्टली स्टेबल ही रहते हैं क्योंकि डेली यूज़ होते ही रहता है प्रोडक्ट। बट द टाटा मोटर अर्निंग वॉलेटाइल ज़्यादा है और ये स्टेबल, तो ये बिजनेस रिस्क है। फाइनेंशियल रिस्क फ्रॉम द डेब्ट एंड लेवरेज। हाई डेब्ट टेलीकॉम कंपनी हैज़ मोर वॉलेटाइल रिटर्न टू द इक्विटी होल्डर। जिसका डेब्ट कवरेज रेशियो, डेब्ट ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा सा फाइनेंशियल रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क, डिफिकल्ट कन्वर्टिंग एसेट इनटू द कैश एट द फेयर वैल्यू। तो ये मोस्टली तो जो नए कंपनी रहते हैं, अनलिस्टेड कंपनी रहते हैं, इन लोग का मेन पर्पस होता है कि बिजनेस डेवलपमेंट। तो इन लोग अपने बिजनेस को धीरे धीरे क्या करते थे, इंक्रीज करने का ही सोचते हैं, एक्सपांशन ही सोचते हैं। और उस एक्सपांशन में इन लोग को क्या रहता है, ह्यूज कैपिटल चाहिए, तो इन लोग कुछ प्राइवेट इक्विटीज़ पैसा लेते हैं, कुछ बैंक से लोन लेते हैं, या तो कुछ IPO लॉन्च करते हैं, तो उससे उनका पैसा क्या रहता है, यूज़ होते रहता है। तो उनका हो सकता है कि कुछ आगे चल के अगर कुछ नया वर्किंग कैपिटल में कुछ रिक्वायरमेंट आया तो दे विल सफ़र। सो वहाँ पर एक लिक्विडिटी रिस्क होता है। एक्सचेंज रेट ऑफ रिस्क, ये तो वॉलेटाइल इन एक्सचेंज रेट, USD अगर डिप्रिशिएट हुआ, INR डिप्रिशिएट हुआ, तो उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, तो है पॉलिटिकल रिस्क इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो इफ देर इज़ अ पॉलिटिकल चेंजेस इन द कंट्री ऑल्सो, इट somehow it affect the our investments. Geographical risk, वार जैसे अभी चल रहा है, तो वार, रशिया यूक्रेन वार स्प्लिट द क्रूड ऑयल प्राइस, सो हर्ट द एविएशन स्टॉक्स। ओके, रेगुलेटरी रिस्क,
कुछ न्यू रेगुलेटरी आ गया, अगर फॉर एग्जांपल एफ.एन.ओ, सेबी ने एफ.एन.ओ का ये सर्च STTs ऑल दो थिंग्स बढ़ा दिया, तो ट्रेडर्स आर नॉट इंटरेस्ट टू ट्रेडर्स, जो कुछ ट्रेडर ऐसे रहते हैं कि उन लोग अवॉइड कर देते हैं कि ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, कम ट्रेड करना है बिकॉज ऑफ द लॉ। मार्केट रिस्क, ब्रॉड मार्केट डिमांड एंड सप्लाई है, तो सेंसेक्स क्रैश 2020 में हुआ था कोविड में, अभी अगेन हुआ था 2026 में भी, ऑलमोस्ट हो ही चुका है। एंड तो ये सब जो मार्केट रिस्क है ये सबसे भी ऊपर द वन ऑफ द टाइप ऑफ द रिस्क। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है, तो रेजिंग द रेट रिड्यूस बॉन्ड्स वैल्यू, सो 10 years बॉन्ड होल्डिंग लॉसेज में वैल्यू ऑफ द RBI हाइक्स द रेपो रेट। तो जब भी RBI रेपो रेट हाइक करता है तो जो भी बॉन्ड्स के वैल्यू रहते हैं, मार्केट वैल्यू, वो रिड्यूस होते हैं, और वेन एवर द रेपो रेट कम होता है तो बॉन्ड के मार्केट वैल्यू ऊपर जाते हैं। कंट्री रिस्क भी है, एक्स्ट्रा इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग, इंडियन इन्वेस्टर इन श्रीलंका बॉन्ड्स ड्यूरिंग दियर 2022 crisis. This is the all types of risk is there. Okay, the next part is the risk and return relationship, which is nothing but the higher the risk, higher the return. So the fundamental principle is the higher risk demands higher return. अगर एक पर्सन को एक कंपनी आके बोली अरे ये यहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बट बहुत हाई रिस्क है, तो ऑब्वियसली द इन्वेस्टर ऑल्सो वांट्स कि अगर हाई रिस्क है तो चलेगा मुझे, बट मुझे तो हाई रिटर्न चाहिए। बट अगर हाई रिटर्न नहीं है तो नो वन इज़ रेडी टू टेक द हाई रिस्क। सो हाई द लेडर रिस्क रिटर्न, यहाँ पर मार्केट का इसके लिए भी MCQ आ सकता है। तो सबसे लोअर रिस्क एंड जीरो रिस्क यू कैन से दैट कि बैंक FD 3 to 7%, जब तक बैंक तुमको इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। गवर्नमेंट बॉन्ड से उसके बाद 7 to 8%, देन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, देन लार्ज कैप इक्विटी म्यूचुअल फंड, एंड देन स्मॉल कैप, देन प्राइवेट इक्विटी एंड स्टार्टअप वेंचर इन्वेस्टमेंट्स। ओके, the next part is the Indian securities market, the key participant, Indian के securities market में who are the key participants are there. So first of all is the stock exchange. Stock exchange is the platform where the listed securities are the traded. Okay, यहाँ पर listed security traded होता है, यहाँ पर NSE है, BSE, MSE, Metropolitan Stock Exchange. Then depository है, depository means the company, depository is the institute who holds the सिक्योरिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, जो विच इज़ NSDL एंड द CDSL, मतलब जो भी तुम्हारी सिक्योरिटी परचेस कर रहे हो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ओके, इलेक्ट्रॉनिक डिमेट फॉर्म में ये कौन हैंडल करता है, ये NSDL एंड CDSL। देन डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट है, एजेंट ऑफ द डिपोजिटरी, जो भी तुमने ऊपर एजेंट पढ़ा है उसका जो एजेंट है, एजेंट ऑफ द डिपोजिटरी प्रोवाइडिंग डीमेट सर्विसेज टू द इन्वेस्टर। जस्ट सो एग्जाम्पल इज द HDFC सिक्योरिटीज DP अकाउंट। तो ये एजेंट टेक केयर करेगा कि तुम्हारा जो भी इन्वेस्टर सिक्योरिटीज है डिपॉजिटरी में प्रॉपरली लिंक हो जाए। कस्टोडियन मतलब जो भी तुम सिक्योरिटीज़ होल्ड करोगे, जो भी तुम सिक्योरिटी परचेस करोगे, जो होल्ड करता है उसको बोलते हैं कस्टोडियन। तो सेबी इज़ द कस्टोडियन, DTC एंड द HDFC बैंक कस्टडी। तो डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टोडियंस आर देयर। सो द AIF और द हेज फंड और द म्यूचुअल फंड डिसाइड कि कौन से कस्टोडियन के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, किस कस्टोडियन के साथ जाना है। देन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन गारंटी सेटलमेंट एंड एक्ट एज ए काउंटर पार्टी टू ऑल द ट्रेड्स। ये बैकेंड में होता है, मतलब NSE एंड BSE का है। अगर तुम NSE से परचेस कर रहे हो तो तुम्हारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ये रहेगा, अगर तुम BSE से कर रहे हो तो तुम्हारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ICCL रहेगा। मर्चेंट बैंकर्स मैनेज द IPO एंड एक्ट एज ए अंडरराइटर। तो जो भी IPO आता है तो ये सब मर्चेंट बैंकर है। ओके, तो ये सब डिसाइड करते हैं कि हमको IPO कैसे बेचना है। तो कुछ IPO QIB की तरफ से जाता है, कुछ IPO रिटेल को जाता है, कुछ IPO HNI को जाता है। तो ये सारे जो मर्चेंट बैंकर्स ये सब हैंडल करते हैं। RTA ये क्या है, ये जो मेंटेन करते हैं इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड। तो इन इंडिया देयर इज RTA, CAMS एंड द KFIN वो कंट्रोल मीन्स ऑल द म्यूचुअल फंड AIF और द हेज फंड्स, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। अगर कुछ सब्सक्रिप्शन, अगर कुछ रिडम्पशन आता है तो ये भी हैंडल करता है कौन, RTA। ओके, नाउ देयर इज सम सॉल्व न्यूमेरिकल्स
फ्रॉम द चैप्टर 1. सो रिस्क फ्री रिटर्न 2% है, एक्सपेक्टेड है इन्फ्लेशन 6%, तो कैसे होगा? तो इसका फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल. 1+ जो भी तुम्हारा फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल. 1+ जो भी तुम्हारा क्या बोलते हैं रिस्क फ्री रिटर्न है, मतलब यहाँ पर 2% है, देन मल्टीप्लिकेशन बाय जो तुम्हारा इन्फ्लेशन है. सो इन्फ्लेशन अगेन तुम्हारा यहाँ पर कितना बोला है 6% है, देन -1. ये फॉर्मूला तुम करोगे तो यू विल गेट द 8.12 एज ए आंसर. ओके. सो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम अपने रिस्क फ्री रिटर्न को इन्फ्लेशन से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर नीड दिस 8.12% टू मेंटेन द टू आस्क टू द कंपनी कि मुझे तो इतना मिनिमम रिटर्न चाहिए ही. ओके. देन नेक्स्ट आता है कि फ्यूचर वैल्यू का. इसका क्या फॉर्मूला है? तो ये तुमको एग्ज़ाम में डायरेक्टली एक्सेल मिलता है, तो यू कैन यूज़ द फ्यूचर वैल्यू का एक्सेल में भी फॉर्मूला. अदरवाइज यू कैन डू मैनुअली ऑल्सो इन द पेन पेपर. सो फ्यूचर वैल्यू मीन्स 100 रुपीज़ इफ़ यू इन्वेस्ट रिस्क फ्री रिटर्न इज़ 5% फॉर द 1 ईयर. तो फ्यूचर वैल्यू कितना आ जाएगा 105. सेम रिवर्स करना है. अगर तुमको सपोज कोई बोल रहा है कि फ्यूचर में 105 मिलने वाला है 1 ईयर के लिए विद द 5% ऑफ इंटरेस्ट, तो आज उसका अमाउंट क्या रहेगा? तो यू कैन डू द रिवर्स कैलकुलेशन एंड गेट द 100 रुपीज़. ओके. देन प्रैक्टिकल एग्जांपल सेम है, कुछ अदर क्वेश्चन है, तुम स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर सकते हो. ओके. सो what is key point to remember here? So required rate of return is nothing but the risk free return प्लस उसमें अगर हम लोग इन्फ्लेशन एडजस्ट कर देते हैं और रिस्क प्रीमियम एडजस्ट कर देते हैं तो हम लोग ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो जाता है. एग्जैक्ट फार्मूला उसका ये है. ओके. जो मैंने अभी लिखाया 1+ रिस्क फ्री मल्टीप्लाई बाय 1+ इन्फ्लेशन -1, तो यू विल गेट द आंसर. ओके. इन्वेस्टमेंट इज नॉट इज इक्वल टू स्पेकुलेशन. इन्वेस्टर नीड एनालिसिस, स्पेकुलेशन इज द अनइन्फॉर्म्ड. और इसमें एक वर्ड डालना है डिसप्रोपोर्शन. ओके. डिसप्रोपोर्शन ये इंपॉर्टेंट है. देन फॉर इन्वेस्टर ऑब्जेक्टिव कैपिटल है, प्रिजर्वेशन है, एप्रिसिएशन है, रेगुलर इनकम है और द टैक्स सेविंग. ओके. नो ऑल द 10 रिस्क टाइप है. बिजनेस रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क, एक्सचेंज रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क, जियोग्राफिकल रिस्क एंड regulatory risk, market risk, interest risk and the country risk. Okay. There are 2 depositories in India, NSDL and the CDSL. Okay. And primary market is also called as new issue, secondary market traded in security listed in exchange. तो stock exchange के लिए secondary market है, secondary market trading in the existing securities, और कोई first time security आ रहा है उसको बोलेंगे primary market. तो बेसिकली यहाँ पर अपना क्या हो गया, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया. वी विल अगेन कम इन नेक्स्ट 1-2 days with the second chapter. Thank you.